संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे अनुरोध किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह आपके चैनल पर आनी चाहिए। और इसी क्रम में हम लोगों ने विभिन्न विषयों को अपने चैनल पर इन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए देने की शुरुआत की है। आज हम हिंदी विषय पर, जो सामान्य हिंदी हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो या सिविल सर्विस की परीक्षा हो, इसमें सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र अनिवार्य होता है, जिसमें कि एक निश्चित अंक आना जरूरी है। और बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी में ही फेल हो जाते हैं। तो हिंदी एक भाषा है जो आते आते आती है, तो इसकी महत्ता को देखते हुए ज़रूरत इस बात की है कि इसके जो विभिन्न तकनीकी पहलू हैं उन पर हम लोग गौर फरमाएं। आज हम सामान्य हिंदी के इस विषय पर चर्चा करने के लिए विभिन्न जो उसके तकनीकी चीज़ें होती हैं उन पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय सिंह जी, जो स्वयं प्रतियोगी पीसीएस परीक्षा पास करके और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में हैं। तो विनय जी, हम जानना चाहेंगे कि सामान्य हिंदी में जो महत्वपूर्ण बहुत सारे अवयव हैं, उन अवयवों में समास है, संधि है, बहुत सारे कहावतें होती हैं, वो भी हैं। तो उस पर जो है हम लोग चर्चा करें और विद्यार्थियों को इससे बहुत सारी जानकारियाँ भी हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आज किस विषय को आप जो है टेकअप करना चाहेंगे जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए। आज मैं बच्चों को समास पे थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा, जो हमेशा पीड़ादायी रहा है, जो टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो या और एग्जाम्स दे रहे हो, जहाँ सामान्य हिंदी आती है और वहाँ समास पूछा जाता है और समास पे ऐसे ऐसे शब्दों पे ले जा करके लोगों को उलझा देते हैं कि जहाँ उनकी समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि दो दो विकल्प उनको सही नजर आते हैं। बिल्कुल सही है। और कभी कभी मतलब जो एजेंसी होती है जिसके द्वारा आप जो परीक्षा आपकी करवाती है, इवन आयोग हो या कोई भी हो, कभी कभी वहां भी इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो जाता है कि किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं समास है क्या। एक अस शब्द है संस्कृत का, अस धातु है। अस धातु का मतलब होता है संक्षेप करना, किसी को संक्षेप करना। तो उसी के पहले जो है सम जो है उपसर्ग लगा करके समास बनाया गया है। समास शब्द जो है अस धातु में सम उपसर्ग लगा करके हमने बना दिया, समास बन गया, जिसका लिटरल मीनिंग है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि किसी चीज को छोटा कर देना, संक्षेप कर देना। यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं तो वो जो मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है, वो प्रक्रिया समास कहलाती है। संक्षिप्त शब्द, उसकी जो प्रक्रिया है वही है समास। तो अब ये प्रक्रिया के अंतर्गत समास को करीब 6 भागों में बांटा गया है। समास 6 प्रकार के। पहला समास हो गया तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा अव्ययी भाव, पांचवा द्वंद्व और छठवां बहुब्रीहि। ये आपके 6 समास हो गए। और 6 समास में सबसे लंबा जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास का जो विभाजन है सर, तत्पुरुष समास में क्या विशेषता? अब वही मैं आपको बता रहा हूं। तत्पुरुष समास की जो विशेषता होती है, अमूमन तो लोग जो छोटे में निपटा देते हैं तत्पुरुष, वो कहते हैं कि जिन दो शब्दों के बीच में का लोप हो वहां तत्पुरुष है, का की के का लोप हो वहां तत्पुरुष है। वो ये तत्पुरुष का एक पर्टिकुलर पार्ट आप बता रहे हैं, ठीक है, जो आप बता रहे हो कि संबंध तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष को जब आप बांटेंगे तो 6 प्रकार के तत्पुरुष हुए। जो आपकी विभक्तियां हैं, जो आपके कारक हैं,
एक से लेकर प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, अष्टमी तक, कर्ता से लेकर संबोधन तक। तो कर्ता को हटा दीजिए और संबोधन को हटा दीजिए, तो बाकी जो 6 बचे वो सारे जो है सब में तत्पुरुष समास है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये आपके 6 तत्पुरुष हो गए। अब 6 तत्पुरुष में जैसे यानी कर्ता ने कर्म को करण हाँ, को हाँ, प्रदान हाँ, के लिए, हाँ, हाँ, प्रदान से हाँ, काकी के हाँ, जगह पर, हाँ, 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 तो जिस भी उसमें को का लोप हो रहा हो, जिन 2 शब्दों के बीच में को का लोप हो रहा हो, वहां जो है क्या है, वहां आपका जो है कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जिस 2 शब्दों को जोड़ में को का लोप, हाँ, को का लोप हो रहा है, वहां आपका हो गया कर्म तत्पुरुष। हाँ, द्वितीय। अब जहां से का लोप हो रहा है, ठीक है, जहां से का लोप हो रहा है, जैसे हमने कहा ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, और ऋण ग्रस्त, ठीक है सर, ऋण से ग्रस्त और ऋण से मुक्त। अब देखिए सर, मैं यही लाना चाह रहा था लोगों को। अब से का लोप दोनों में है, एक में से का लोप मतलब से ऋण ग्रस्त अगर कहेंगे तो ऋण के साथ अलगाव नहीं है, ऋण के साथ जुड़ाव है, तो यहां करण तत्पुरुष होगा तृतीया का। और जैसे ही हमने कह दिया ऋण मुक्त, तो ये कौन सा तत्पुरुष हो गया? ये तत्पुरुष हो गया अपादान तत्पुरुष, पंचमी अपादान तत्पुरुष, यानी वो अलग हो रहा है, वहां अलग हो रहा है वहां से। अब जैसे एक चीज हमने कहा कि ईश्वर प्रदत्त और गुरु दत्त, 2 शब्द पर ध्यान दीजिएगा सर। एक गुरु दत्त है और दूसरा ईश्वर प्रदत्त है। तो गुरु दत्त है, तो जो गुरु ने दिया हुआ है वो गुरु से अलगाव नहीं है। गुरु ने विद्या दी है, अभी भी गुरु के भी पास है, आपके भी पास है, और उससे आप जुड़े हुए हैं। तो यहां जो तत्पुरुष है गुरुदत्त में, वो तृतीया है, कारण तत्पुरुष है। लेकिन ईश्वर प्रदत्त में ईश्वर ने जो दिया है, तो ईश्वर से अलगाव के भाव में उसको लिया जाता है, तो यहां फिर अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे पेड़ से पत्ता, हाँ, तो वो तो सर हम जब उसमें देखते हैं अलगाव देते हैं, लेकिन वहां सामासिक शब्द नहीं बना हुआ है, ठीक है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण ग्रस्त में एक से वाला शब्द गायब हो गया, ठीक है। अब है एक शब्द है गुरु दक्षिणा। अब गुरु दक्षिणा में अगर कोई कहता है कि गुरु की दक्षिणा, ये गलत है, ये गलत है। यहां संबंध तत्पुरुष नहीं है, गलत है। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो फिर यहां आपका हो गया क्या? संप्रदान, चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष होगा। गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, नाट विद्या का आलय, विद्या का घर नहीं है, विद्या के लिए घर है। पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक का घर नहीं है, पुस्तक के लिए घर है। इन छोटे छोटे शब्दों को हमें ध्यान देना होगा। जब हम इन छोटे शब्दों को ध्यान देंगे, तब जाकर के हम कर पाएंगे कि हम तत्पुरुष कहां पकड़ते हैं, कैसे पकड़ पा रहे हैं। अब एक जो सामान्य तत्पुरुष जैसे कहते हैं राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो भाई का लोप हो गया। एक चीज है कि तत्पुरुष समास का जो भी शब्द होगा उसमें हमेशा उत्तर पद की प्रधानता होगी, पूर्व पद की प्रधानता नहीं होगी। पूर्व पद गौड़ होगा, उत्तर पद माने जो बाद वाला। हाँ, जैसे हमने कहा गुरु दक्षिणा, जैसे हमने कहा गुरु दक्षिणा, तो यहां दक्षिणा महत्वपूर्ण है। गुरु गौड़ शब्द है, गुरु के लिए दक्षिणा। पूर्व पद जो है के स्थान पर उत्तर पद की प्रधानता होती है सब, बाद में आने वाले, बाद में आने वाले। राजपुत्र, पुत्र की प्रधानता है, लेकिन है किसका? राजा का पुत्र है। तो उत्तर पद की प्रधानता, और बीच में जैसे जैसे चीजें गायब होती रहती हैं, वैसे वैसे उसके हिसाब से हम जिस विभक्ति का लोप हो रहा होता है, उसी विभक्ति का वो जो है तत्पुरुष हो जाता है।
तो तत्पुरुष समास को बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इस नजरिए से पढ़ने की जरूरत है। जब आप किसी समास सामासिक शब्द का बढ़िया विच्छेद आप कर ले गए तो फिर समास की 50% आपकी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। ये आपका रहा तत्पुरुष समास। अब इसके बाद दूसरा कौन? दूसरा समास हमारा आपका आता है, आप द्वंद्व समास ले लीजिए। ठीक है। द्वंद्व समास जैसा शब्द ही बता रहा है, द्वंद्व का मतलब कि आप स्पष्ट नहीं है कि किधर जाऊं, यानी दो शब्द हैं और दोनों बराबर महत्व वाले हैं। ठीक है, दुख सुख, यानी बीच में आपको लगता है और शब्द का लोप हो रहा है, दुख और सुख। अमूमन इसको हाइफन से शो किया जाता है, बीच में एक छोटा सा हाइफन दे करके दोनों को जोड़ दिया था। राजा रानी, राजा रंक, और दोनों पद प्रधान तो होते ही हैं, लेकिन सामान्य नजरिए से आप देखेंगे कि दोनों में विरोधाभास भी होता है। राम रावण, राम रावण, राजा रंक, दुख सुख, आकाश पाताल, ये मतलब आप देखेंगे एक दूसरे की मिरर इमेज है। जैसे शीशे के सामने खड़ा कर दिया जाए, उल्टी चीज दिख रही हो, राजा के सामने रंक। तो दोनों पद की प्रधानता है, दोनों का अपना महत्व है। ये जरूर है सामान्य केस में लगभग द्वंद्व समास में एक दूसरे के विरोधी शब्द होते हैं और बीच में और का लोप होता हुआ दिखता है। द्वंद्व समास आसान है, लगभग सब लोग कर ले जाते हैं। अब उलझाऊ है कर्मधारय और जो है बहुब्रीहि, मैं दोनों को एक साथ लेकर के चलता हूं। कर्मधारय एक ऐसा समास है जिसमें प्रधानता होती है उत्तर पद की, और पहला पद उत्तर पद की, पूर्व पद जो है उत्तर पद की विशेषता बतलाता है। जैसे हमने कहा नील कमल, नील कमल यानी नीला, हाँ, कमल की विशेषता, कमल का रंग नीला है। रक्त कमल, रक्त कमल, पीतांबर, अब सर अब यही मैं आ रहा हूं, पीतांबर। जैसे ही हमने कहा है पीला है वस्त्र जो, पीला है वस्त्र जो, यानी वस्त्र का कैरेक्टर हमने बता दिया, वस्त्र का विशेषता बता दी जो पीला वस्त्र है। लेकिन जैसे ही हमने कहा है पीला है वस्त्र जिसका, जो धारण कर रहा है, जो धारण कर रहा है। अब यहां दोनों पद गौड़ हो, दोनों पद उत्तर पद और पूर्व पद दोनों गौड़ हो गए और तीसरा अर्थ लेके चला आया, तो यहां हो गया, यहां श्री कृष्ण हो गए, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरा पद आ जा रहा है, तो यहां हो गया आपका बहुब्रीहि। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर पीतांबर शब्द आता है और पीतांबर शब्द में वहां कर्मधारय भी लिखा हुआ है और वहां बहुब्रीहि भी लिखा हुआ है, तो पीतांबर होगा, तो आप कर्मधारय वहां आप जो है कंफ्यूज हैं कि आप कर्मधारय को पकड़ेंगे कि आप वहां जो है उसको पकड़ेंगे। जब वस्त्र की विशेषता है तो कर्मधारय है, कर्मधारय है, और जो व्यक्ति की विशेषता है, ठीक है, वो है तो बहुब्रीहि है। लेकिन हम कैसे मानेंगे कि वस्त्र है या वो है? ठीक है, तो तमाम विद्वानों का यह मानना है कि जहां ऐसा द्वंद्व आए तो वहां ऐसी स्थिति में हम जो है चुनते हैं बहुब्रीहि को। ठीक है, क्योंकि सामान्य तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, नीलकमल हो गया तो ठीक है। ठीक है, अब हमने कह दिया लंबोदर, लंबोदर कह दिया, आपके दिमाग में बगैर कुछ कहे गणेश जी का वो प्रतिध्वनित हो गया, बहुब्रीहि है एकदम। देखिए आपका दिमाग जैसे खटाक से दौड़ जाए, उनके लिए ही प्रयुक्त होता है, उनके लिए ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, उनके लिए ही प्रयुक्त होता है। तो ये आपका जो है वहां बहुब्रीहि हो गया। तो आप कर्मधारय और बहुब्रीहि में ये मानिए कि जहां दोनों का वो फंसे लड़ाई, तो आप वहां बहुब्रीहि को चुनिएगा, क्योंकि वो शब्द महत्वपूर्ण है, वो किसी विशेष अर्थ को लेकर के आपके सामने आते हैं। विशेष अर्थ को जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हाँ हाँ, तो आप बहुब्रीहि बहुब्रीहि कह सकते हैं। अब बहुब्रीहि को थोड़ा सा और मैं एक चीज के साथ उलझता है, बहुब्रीहि उलझता है द्विगु के साथ, फिर मैं आपको बताऊंगा। बहुब्रीहि का उलझाव फिर द्विगु के साथ है। द्विगु की क्या परिभाषा है? द्विगु की परिभाषा है कि जिसका भी प्रथम पद संख्यावाची हो,
संख्यावाचक। प्रथम पद जिसका संख्यावाची हो वहां हम कहते हैं द्विगु समास है। जैसे दशानन। अब गड़बड़ा जाएंगे अभी आप। हाँ। अब दशानन जैसे ही आपने बोल दिया तैसे ही दशानन शब्द रूढ़ हो चुका है रावण के लिए, रावण के लिए बहुव्रीहि समास। तो यहां फिर बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक सर। अगर हमने कहा चारपाई, अब चारपाई में अगर कोई कहता है कि क्या नाम है द्विगु समास है तो मैं उससे असहमत हूं, मैं उससे असहमत हूं। चारपाई का की लिटरल मीनिंग है जिसमें चार पाया हो, और किसी व्यक्ति से कहिए कि जाइए चारपाई उठा के लेके आइए और उस कमरे में तख्ता भी रखा हो, उस कमरे में कुर्सी भी रखी हो, उस कमरे में मेज भी रखा हो और उस कमरे में चारपाई भी रखी हो, मतलब वो सोने वाली, तो वो उसी चारपाई को उठा करके लेके जाएगा जबकि सब में चार पाए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जबकि सब में चार पाए हैं, लेकिन वो आदमी उठा के लेके जाएगा किसको? चारपाई। उस चारपाई को उठा के लेके जाएगा। इसका मतलब वो चारपाई शब्द उस पर्टिकुलर बाध द्वारा बिनी गई जिसको हम सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए रस्सी के लिए जो बिनी गई उसके लिए वो रूढ़ हो चुका है। इसलिए हमारा दिमाग यहां बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बहुव्रीहि पे जाना चाहिए। अगर कोई इससे कहता है कि नहीं यहां द्विगु समास है तो मैं उससे बड़ी विनम्रता के साथ असहमत होता हूं। ठीक बात है। जो चीज रूढ़ हो गई, हाँ, उसको आप जो है उसको आप कहीं नहीं जाएंगे। अब आते हैं हम द्विगु के और उदाहरण। जैसे हमने कह दिया चौराहा, निश्चित तौर पर चार रहा है। हाँ, हमने कह दिया त्रिरत्न, तीन रत्न कोई ले लिया आपने। कोई ले लिया। जैसे ही हमने कहा त्रिदेव, जैसे ही हमने कहा त्रिदेव, तो फिर त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा कहीं इंद्र और फलाने ढमाके कोई नहीं आएंगे। हर आदमी के दिमाग में त्रिदेव में क्या गूंजेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश गूंजेंगे, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास है। यहां त्रिदेव रूढ़ हो चुका है। मतलब जो चीज आम फहम हो गया है, हाँ, जो उनके लिए हाँ, इष्ट हाँ, होता है, हाँ। तो वहां पर जो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जो शब्द रूढ़ हो गया, रूढ़ अर्थ लिए हुए हो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, दोनों पद गौड़ हो जाएं। त्रिदेव में न त्रि का कोई मतलब रह गया, न देव का कोई मतलब रह गया, आ गए वो तीन अलग से, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे हमने कहा त्रिफला, तो सुनिश्चित फल है, तो वो तीनों सुनिश्चित फल हैं, हर्रा बहर्रा और आंवला। वो किसी आम जामुन और जो है केला को एक साथ, वो भी तो तीन फल हैं। उन तीन फल का कॉम्बिनेशन एक साथ रख करके किसी को नहीं कह सकते हैं हमने इनको त्रिफला दिया। त्रिफला तो तब कहेंगे कि जब हमने उनको जो है हर्रा बहर्रा और जो है आंवले का एक वो बना के मिक्स बना के देंगे, भैया ये लीजिए त्रिफला है। ये त्रिफला है। तो आप फिर त्रिफला पे कहां आ गए घूम करके? किन्हीं तीन नदियों के संगम को आप त्रिवेणी नहीं कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती, सिर्फ गंगा यमुना और सरस्वती के उसको जो है हम संगम को मिलन को हम त्रिवेणी बोलते हैं। इसलिए त्रिवेणी शब्द भी आपके लिए क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। तो बहुव्रीहि समास के साथ जो दो लोग हम उलझाव करते हैं, कर्मधारय और द्विगु, मैंने एकदम आपके सामने पिक्चर क्लियर कर दी है। अगर लोग इस चीज को समझ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं उनका अगला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एक समास बचता है लास्ट में, अव्ययी भाव, जिसका पहला पद अव्यय है। अब एक बड़ा चीज है कि लोग कह तो दिए कि अव्यय है। अब अव्यय का मतलब यह है कि काल परिस्थिति के अनुसार उसका भाव ना बदले। भाई अव्यय शब्द तो खर्च कोई नहीं होता है। हमने जो व्यय ना हो। हाँ, कोई शब्द व्यय नहीं होता है। कोई भी शब्द, भाई हमने कोई भी शब्द कह दिया, हमने गिलास कह दिया तो गिलास व्यय थोड़ी हो गया, ठीक है। लेकिन काल और परिस्थिति के अनुसार जो अपना रूप ना बदले, अपना वो ना बदले। अब जैसे हमने कह दिया बीचों बीच, अब चाहे जिस चीज के लिए हमने कहा बीचों बीच, दैट इज सेंटर, दैट इज सेंटर, किसी भी वो नहीं बदलेगा। बीचों बीच जो है, हम चाहे जिस चीज के लिए आप लेकर के जाइए ना, चाहे तालाब के लिए लेके जाए, चाहे जिसके लिए बीचों बीच कह दिया, तो बीचों बीच का मतलब सेंटर ऑफ एनीथिंग, ठीक सर। ऐसे ही अब भाई और तो उदाहरण बहुत हैं सर इसके, जैसे यथाशक्ति उदाहरण है, ठीक है। बहुत लोग उदाहरण देते हैं, नित्य प्रति देते हैं, प्रतिदिन देते हैं, ठीक है। ये उदाहरण जो है ऐसे उदाहरण हैं कि जो बहुत प्रचलित हैं आजकल
ठीक है, आज आज कल है, ठीक, बदलता नहीं। हाँ कभी बदलता नहीं। तो ये चीजें ये जहां भी लगी हो, ठीक है, वो आप मान के चलिए कि वहां अव्ययी भाव समास है। तो इस नजरिए से जब आप समास को पकड़ते हैं तो समास में कहीं भी कोई आप जो है त्रुटि नहीं करेंगे। और एक एक शब्द जब आप पकड़ करके चलेंगे तो आप समझिए कि जहां शब्द शब्द संघर्ष है, जी जी सिलेक्शन के लिए आपको एक एक नंबर जोड़ना होता है, ठीक है, और जोड़ करके आप इकट्ठा होंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप समास में कोई गलती नहीं करेंगे। फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी फिर समास के एपिसोड में एक और नई व्याख्या के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, और आपने समाज के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और मौलिक जानकारी दी है सर, और निश्चित तौर पर हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और अपने हिंदी जो जनरल हिंदी का प्रश्न होता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, बहुत बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं जी सर, और कम नंबर आने से उनकी मेरिट भी डाउन होती है। तो अगर हिंदी के इन तकनीकी जो शब्द हैं इनका जो है आप ध्यान देंगे, जो समास है, संधि है, अब इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, तो यदि आप ध्यान देंगे तो आप इन परीक्षाओं में इनमें कोई गलती नहीं करेंगे और निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों के लिए भी मैं समझता हूँ कि बहुत उपयोगी सत्र साबित होगा। सर। बहुत बहुत धन्यवाद।